Morning, dear students. We will continue our chapter number 15, reaching at the age of adolescence. Okay बेटा, कल हमने क्या रीड किया था कि adolescence के हम अंदर जब प्यूबर्टी आती है तो हमारे अंदर कौन कौन से सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यही पढ़ा था ना बेटा हमने। और क्या पढ़ा था हमने कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो गर्ल्स में कब स्टार्ट होता है और एग की प्रोडक्शन कैसे होती है, मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होता है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टडी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इट मीन्स कि एक बच्चे का सेक्स, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि वो बॉय है या गर्ल है। ठीक है बेटा, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आपने चैप्टर 1 सेल वाले में पढ़ा था कि जो सेल है उसके बीच में ये हमने सेल का स्ट्रक्चर बनाया था ना, और बीच में क्या बनाया था, न्यूक्लियस बनाया था ना, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था कि क्रोमाटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमाटिन मटेरियल क्या क्या थे उसके अंदर, क्रोमोसोम्स, जो क्या है हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक हमारे कैरेक्टर्स लेके जाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना जो ह्यूमन बींग्स है 46 क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। बेटा जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से आउट ऑफ दिस 44 आर ऑटोसोम्स एंड लास्ट 2 पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। मीन्स जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स कौन होते हैं, जो हमारे जनरल कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे हैंड की मूवमेंट, बनावट, ठीक है, नोज आईज का कलर, ये सब चीजें जो देखते हैं वो कौन देखते हैं, ऑटोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या देखते हैं, वो मेल और फीमेल का डिफरेंस क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम मीन्स वो बताते हैं कि जो ये बेबी चाइल्ड डेवलप होगा वो कौन सा सेक्स होगा, मेल या फीमेल। दिस लास्ट पेयर इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल। देखो जो ऑटोसोम्स है ये सब में एक जैसे होते हैं 44, ठीक है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग होता है। इन मेल्स इट इज XY। याद रखना बेटा, मेल के अंदर कौन सा होता है, XY, और फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, XX। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो X है, X किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब XX होते हैं तो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होती है, और जब एक X और एक Y होता है देन इट गिव्स बर्थ टू अ मेल चाइल्ड। द गेमेट्स हैव, हमने पढ़ा था कि ओवम और स्पर्म बनते हैं, पढ़ा था ना कि ओवम पढ़ते हैं ऑल ऑफ वुमेन्स एग। अब देखो वुमेन के अंदर X ही है, क्या है उसके अंदर 22 प्लस X 44 लगाओ। पहले 44 होते हैं ना, फिर जब वो डेवलपमेंट होती है हमने कहा था कि एग्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, टोटल कितने हैं उसके अंदर, 44 प्लस XX। ठीक है, जब ये प्रोडक्शन होती है तो ये टूट जाते हैं, 2 में डिवाइड हो जाते हैं, 22 प्लस X एंड 22 प्लस X। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फीमेल की, क्योंकि फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XX। ठीक है बेटा, और मेल में क्या होते हैं, मेल में क्या होता है बेटा, मेल में 44 प्लस X एंड Y। ठीक है, और जब यहां से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है देन इट चेंजेस इनटू 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। इट मीन्स देखो यहाँ पर एक जैसे ही हैं, होमोजाइगस गैमेट्स बने हैं। होमो मीन्स एक जैसे, देखो ये भी 22 प्लस X 22 प्लस X। बट मेल के केस में यहाँ पर हिट्रोजाइगस होता है। हिट्रो मीन्स अलग अलग तरह के। को हाफ स्पर्म्स क्या होते हैं 22 प्लस X वाले, और हाफ स्पर्म्स क्या होते हैं 22 प्लस Y वाले। जो X वाले हैं वो किस में हेल्प करेंगे, किसकी बर्थ में हेल्प करेंगे, फीमेल चाइल्ड की, और जो Y वाले हैं वो किस में हेल्प करेंगे, मेल चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ऑल ऑफ वुमेन्स एग सेल कंटेन एन X क्रोमोसोम। जो वुमेन के एग है उनमें सिर्फ XX होता है, क्योंकि वुमेन के अंदर Y प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बट जो स्पर्म है, स्पर्म में क्या होते हैं, हाफ X वाले होते हैं और हाफ Y वाले होते हैं। अब देखो हमने कहा था ना कि फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल की बॉडी के अंदर। ये फीमेल की बॉडी आ गई X, यदि इससे स्पर्म X वाला ही आता है, ठीक है, मेल की बॉडी से क्या आएगा, स्पर्म आएगा ना, और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। ये हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो X और X मिले तो क्या बना, XX बन गया, और XX किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल चाइल्ड के लिए। और X, क्योंकि एग में तो हमेशा X ही आना है, X आना है ना, चाहे वो इससे फ्यूज हो स्पर्म या इससे फ्यूज हो, एक ही बात है। यदि Y स्पर्म Y लेके आया है, Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया है, तो X और Y मिलकर क्या बन गए, XY, एंड इट गिव बर्थ टू द मेल
चाइल्ड। बेटा ये क्वेश्चन जरूर आता है, लास्ट टाइम भी ये आया था 3 मार्क्स में पूरा, ठीक है। आप ध्यान से समझो, दोबारा देखो, हमारे अंदर बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है बेटा। उनमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स, जो हमारी बॉडी की शेप साइज उसमें हेल्प करते हैं। इनका हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता। जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर क्या होता है XY और फीमेल के अंदर है XX। जब एग की प्रोडक्शन होती है तो जो सारे एग है उनके अंदर XX होगा, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट ही X है, Y तो है ही नहीं। और जो फीमेल है उनके अंदर क्या होता है, अपोजिट होता है। हाफ क्या होते हैं, X वाले स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और हाफ Y वाले, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब कपुलेशन होती है, तो जो यदि एग X वाला है, एग तो हमेशा ही X वाला होगा। If it get fertilized by the sperm having X chromosome, then it becomes XX and it give birth to rise a girl, ठीक है बेटा। If an egg fused with the sperm having Y chromosome, then when they fertilize they becomes XY give birth to a boy, ठीक है बेटा। इस तरह से जो एक फादर है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ एन एग फ्यूजेस, जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, इफ एन एग फ्यूजेस विद द 22+Y स्पर्म द रिजल्टेंट जाइगोट विल डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। और यदि इसका अपोजिट होगा तो किसमें होगा, फीमेल चाइल्ड में। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, तो इससे हमें पता चलता है कि मदर को तो वैसे ही दोष दिया जाता है, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है सेक्स के लिए, फादर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे गोनाड्स हैं या फिर गोनाड्स की मैचुरेशन का था, हमने पढ़ा था ना कि जो ओवरी है वो हार्मोन सिक्रेट करती है और टेस्टिस भी हार्मोन सिक्रेट करती है, करा था ना। हमने कहा था कि जो ये सारे हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस क्यों है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। डक्टलेस मीन्स इनकी कोई भी डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्ट अपना सिक्रेशन किस में डाल देती हैं, ब्लड में, और ब्लड से फिर वो हमारी बॉडी में मूव करता रहता है। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये सब कुछ हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म, growth, development and puberty of the body. It also help a part in controlling your mood. बेटा ये क्या है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अलग अलग ग्लैंड्स होती है हमारी पूरी बॉडी को वो कंट्रोल करती है। सबसे पहले पीनल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है बेटा, हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये देखो ये आपस में वही तीनों एक लाइन में ही प्रेजेंट रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्या होती है, जो हमारी पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड। यदि ये हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलेगी तो ही ये सारी हमारी जो ग्लैंड्स हैं अपना सिक्रेशन रिलीज करेंगी। पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थायरॉइड ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या होती है बेटा, लंग्स के पास। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, किडनी के ऊपर, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर। पैनक्रियाज, आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो ना, पैनक्रियाज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक ओवरी फीमेल में होती है और टेस्टिस मेल में होती है, याद रखना। ओवरी किस में होती है, फीमेल में, और टेस्टिस मेल में, ठीक है। द मेजर ग्लैंड दैट मेक अप द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड, ये सब जो ग्लैंड के नाम बताए मैंने, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, पीनियल एंड द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है बेटा। तो ये जो सारी ग्लैंड्स हैं ये अपना अपना अलग अलग काम करती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ मीन्स ऐसे नेम से भी इंडिकेट हो रहे हैं ना, ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। ग्रोथ में हेल्प करती है। मान लो कोई बच्चा क्या है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो डॉक्टर के पास जाते हो ना कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो हमें टैबलेट दे देता है। एक्चुअल में वो हमें क्या देता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में उसकी सिक्रेशन या तो कम हो जाती है या सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है। यदि सिक्रेशन कम हो गई तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। और यदि सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है तो कई बार क्या होता है, जो हमारे हाथ और पैर हैं वो ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं हमारी बॉडी की रेशो में, ठीक है। तो
कौन कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन को, कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्लैंड्स का क्वेश्चन जरूर आता है। अब की बार भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता कि ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, वो सिचुएशन दे देते हैं कि उस आदमी को ये बीमारी हो रही है और कौन सा हार्मोन वहां पर चाहिएगा और कौन सी ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करती है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड रिलीजेस थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के काम करना, या फिर जो भी हमारी बॉडी में एक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इट एनफ thyroxine is not released by the thyroid gland. The thyroid gland may swell up and causes a bulge in the neck region. Means यदि थायरोक्सिन इज नॉट रिलीज बाय, यदि जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना थायरोक्सिन रिलीज नहीं होता तो क्या हो जाता है, जो हमारी नेक रीजन है वो स्वेल, फूल जाता है, ठीक है। और उस डिसीज का क्या नाम दे देते हैं हम, गोइटर, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं हम उसको, गोइटर। इट यूजली अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। किसकी कमी से होता है ये, आयोडीन की कमी से। बेटा नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज हो जाती है कईयों को, कई पेशेंट्स को डायबिटीज हो जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में शुगर हो गई है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करती है, ये किससे सिक्रेट होती है बेटा, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज इंसुलिन का नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है जो क्या कंट्रोल करता है, हमारा ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज का जो भी हम खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है ना, ग्लूकोज में, शुगर में चेंज हो जाता है। तो क्या करती है ये इंसुलिन, जितना भी ग्लूकोज है यदि इसकी सिक्रेशन प्रॉपर ना हो तो हमारा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। बट जब इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होती तो वो हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं कर पाती, ठीक है, और हमें क्या हो जाती है, शुगर की डिसीज हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में शुगर कह देते हैं, बट डॉक्टर की भाषा में उसको क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज। तो इंसुलिन अ हार्मोन रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज। तो आपको याद रखना है कि इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज। लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। आपने देखा होगा कई पेशेंट्स इंसुलिन को इतने ज्यादा हो जाती है डायबिटीज कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं सो दैट कि जो उनकी बॉडी है वो प्रॉपर वर्क कर सके। नेक्स्ट इज एडर्नल ग्लैंड। जो एडर्नल ग्लैंड है बेटा, इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है कि एकदम हमारे अचानक कोई भी सिचुएशन आ जाना, यही होता है ना कि एकदम बाई चांस ही कोई चीज हो जाना। तो एडर्नल ग्लैंड, जैसे कोई अब हमारे आगे कोई शेर हो गया, लॉयन आ गया, मतलब हम डर जाते हैं, ठीक है ना। आपने कोई काम ना कर रखा हो और टीचर एकदम पूछ ले तो आप एकदम हक्के बक्के से रह जाते हो ना। तो वो सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। ये इसको मूड चेंज का भी हार्मोन भी कहते हैं, एड्रेनलिन को। एड्रेनल ग्लैंड क्या हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एड्रेनलिन, और इस हार्मोन को क्या कहते हैं, हमारा मूड चेंजिंग हार्मोन, ठीक है। ये सिचुएशंस को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, स्ट्रेस को, हमारी बॉडी को भूख लगनी है, प्यास लगनी है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनल ग्लैंड। A hormone which control the response of the body to stressful situation. They also release hormone which regulate the mineral level in the blood. याद रखना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जब एकदम कोई चेंजेस हो जाता है, हमें मतलब हम घबरा जाते हैं या फिर हम नर्वस हो जाते हैं, वो सब एडर्नल ग्लैंड के कारण। नेक्स्ट है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। ये तो हमारी बॉडी के अंदर बात होगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या हॉर्मोन्स का रोल फ्रॉग और इंसेक्ट्स की, या फिर हम कहते हैं कि लोअर एनिमल्स की भी बॉडी में कुछ इनका फंक्शन है। यस, हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ी है ना, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हमने पढ़ा था। जो फ्रॉग है उसमें मेटामॉर्फोसिस होती थी ना, उसमें पहले क्या बना था, एग से लार्वा बना था। लार्वे का क्या नाम था, टेडपोल, जो पानी में रहता था। फिर वो धीरे 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 उसके अंदर हाइंड लिम्स, फोर लिम्स आने शुरू हुए थे। उसके बाद वो एक अडल्ट फ्रॉग बना था। यही किया था ना हमने रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में। You have already studied the life cycle of frog in the previous chapter. पढ़ चुके हैं हम। In a frog, the tadpole hatches from the eggs and passes through various stages and become an adult. ये हम पढ़ चुके हैं। और इस स्टेज को क्या बोलते थे हम, मेटामॉर्फोसिस। The hormone thyroxine produced by thyroid gland frog is essential to carry out the process of metamorphosis. Means यदि फ्रॉग के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो या फिर लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो उसकी मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती, अच्छे से नहीं हो पाती। आयोडीन इज नीडेड। अब देखो
थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। ठीक है, तो यदि पानी में आयोडीन की कमी होगी तो वहां पर जो मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी और जो फ्रॉग की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगी। इंसेक्ट्स ऑल्सो अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू चेंज फ्रॉम लार्वल टू अडल्ट। दिस इज रेगुलेटेड बाय द रिलेवेंट इंसेक्ट हार्मोन। ये इंसेक्ट्स के अंदर जो हार्मोन होता है उसके थ्रू वो कंट्रोल किया जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय सम सेल्स इन देयर ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन देयर बॉडी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? अब हमारी बॉडी में जब हम 13-15 एज में आते हैं तो इतने सारे चेंजेस होते हैं ना हमारी बॉडी में। हमने कहा हार्मोन्स भी निकलते हैं और हमारे अंदर ग्लैंड्स की गोनाड्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो स्ट्रेस आता है हमारी बॉडी में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या? हमें इस एज में अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हेल्थ का, अपनी पर्सनल हाइजीनिक का, फिजिकल एक्सरसाइज का, डाइट का, ये सब चीजें क्या है हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इस उम्र पे क्या है, हमें ड्रग्स वगैरह का कहीं होता है ना कि जो बैड कंपनी में पड़ जाते हैं, तो इस उम्र में हमें उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो इन्होंने पॉइंट वाइज डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट, कि इस उम्र में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखो बेटा, हमें वैसे तो हमेशा ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर इस उम्र में हमें क्या खाना चाहिए? तली हुई चीजों से, फ्राइड फूड से क्या करना चाहिए? डिस्टेंस बनाना चाहिए। ठीक है, उनको नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना तो चाहिए क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते, बट उनको अपनी डाइट में कम से कम शामिल करो। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन इन एडोलसेंस कैन हैव द एडवर्स हेल्थ। यदि इस एज में हमारे अंदर पुअर न्यूट्रिशन चला गया तो वो हमारी पूरी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है? भारीपन, या फिर हमारा जब वो ओबेसिटी क्या होता है बेटा? ओवरवेट मीन्स मतलब हम खाए जाते हैं और फिजिकल काम कर नहीं रहे, तो वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ओवरवेट हो जाता है। एंड एक्सेसिव फैट इनटेक इंक्रीजेज द likelihood of being an overweight adults. This can put the individually at risk of cardiovascular disease. बेटा कार्डियो वर्ड जहां पर भी यूज हो, इट मीन्स हार्ट। ठीक है, कार्डियो का मतलब क्या होता है बेटा? हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के पेशेंट्स को देखते हैं, डॉक्टर्स विच आर स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यदि हमें ज्यादा मोटापा आ गया तो जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर, हमारा हार्ट की जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, वहां की जो नलियां होती हैं, जो ब्लड वाली वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, उनके अंदर फैट की डिपोजिशन शुरू हो जाती है और हमारे अंदर क्या होती है, डिसीज, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कहते हैं ना कि उसकी नालियां ब्लॉक होगी, तो वो इसके कारण हो जाती है। कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस इंस्टेड ऑफ मिल्क, दूध पीने की बजाय हमने कोल्ड ड्रिंक पी लें या फिर फ्रूट जूस। कैंड का मतलब है जो प्रिजर्व होते हैं, वो हमें नहीं पीने चाहिए। At the time of rapid growth and bone building may lead to osteoporosis और bone fracture during the old age. मीन्स यदि हम इस उम्र में अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो हमारी बॉडी के जो हमारी बोन्स हैं वो ज्यादा वीक हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने का डर लगा रहेगा। अ डाइट हेवली डिपेंड ऑन फास्ट फूड रिजल्ट्स इन डिक्रीज एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया यदि हम फास्ट फूड ज्यादा खाते रहे तो वो एनर्जी लेवल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, हमें क्या खाना चाहिए, अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, कैल्शियम एंड आयरन आर बोथ नीडेड फॉर ग्रोथ। जो कैल्शियम और आयरन है, आयरन किसके लिए जरूरी है, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, और कैल्शियम बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी विच इज नीडेड टू एनेबल द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम इज ऑफन डेफिशिएंट इफ द डाइट कंटेन नो मिल्क। यदि हम दूध नहीं पीते तो हमें विटामिन डी नहीं, यूं नहीं है कि हमने कैल्शियम खा लिया, चलो भाई हमने कैल्शियम टेबलेट खा ली और वो नहीं, कैल्शियम हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होना चाहिए, और वो अब्जॉर्ब कब होता है, जब हमारे अंदर क्या हो, विटामिन डी, और वो बिना दूध के संभव नहीं है। वंस अ गर्ल हैज स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन हर नीड फॉर आयरन इंक्रीज। यस, जब गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है तो क्या ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए उसको जो आयरन है उसकी प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इसमें बताया है। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीनिक। पर्सनल हाइजीनिक का मतलब हमें जो अपनी रख रखाव है, अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीनिक एंटेल्स मोर देन जस्ट बीइंग क्लीन, इट इंक्लूड्स मैनी प्रैक्टिस दैट हेल्प एवरीवन टू स्टे हेल्दी। मैनी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट एडोलसेंट फेस आर लिंक्ड टू देयर एक्टिविटीज एंड हैबिट्स। ठीक है, तो इस उम्र में हमें क्या है, अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
एडोलसेंट नीड टू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग बॉडी। उनकी बॉडी क्या चेंज हो रही है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए उन्हें अपनी बॉडी को कैसे हम क्लीन रखें, कैसे उसको अच्छे से संभाल के रखें। बाथिंग डेली, डेली बात करना चाहिए। यूज ऑफ अ प्रॉपर सोप, मेंटेनिंग डेंटल एंड ओरल हाइजेनिक, केयर ऑफ आईज, ईयर्स एंड प्रॉपर ग्रूमिंग आर सम ऑफ द हैबिट्स दैट एडोलसेंट नीड टू फॉलो रेगुलरली। Both girls and boys need to aware of the hygienic measures that promote personal hygiene. To avoid infections, girls should take special care of cleanliness during menstruation. ठीक है बेटा, तो हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, खाली फूड भी कुछ नहीं कर सकता, हमें प्रॉपर क्या है एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन हमारी लाइफ इतनी बिजी हो रही है, बट हमें फिर भी अपने लिए 10-15 मिनट जरूर आप निकालने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जिम में जाकर ही एक्सरसाइज करें, आप डेली मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, इवनिंग वॉक कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे भी हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्थ ठीक रहती है हमारी, ठीक है। और हमें इसको अपनी बॉडी में, अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता रहता है, और इससे कई डिसीज, बीपी की डिसीज है या फिर हार्ट रिलेटेड डिसीज है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। से नो टू ड्रग्स। यस, हमें ये उम्र क्या होती है, इस उम्र में बच्चे ना जो गलत संगत है उसका अफेक्ट उनके ऊपर जल्दी पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें ड्रग्स को नो कहना चाहिए, मीन्स हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलसेंस में टेक प्लेस अंडर पीयर प्रेशर। मीन्स पीयर प्रेशर क्या होता है बेटा, अपने जैसे कई बार होता है ना कि 10-15 बच्चों का ग्रुप है और एक कहता है कि भाई तू ये नहीं पीता, तू सिगरेट नहीं पीता, वाह तू तो कुछ भी नहीं कर सकता जिंदगी में, मतलब वो एक दूसरे को बहका देते हैं। पीयर प्रेशर क्या होता है, अपने हम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना उन्हें बोलते हैं पीयर ग्रुप, ठीक है। एक हम उम्र के बच्चे या कोई भी है, उनके प्रेशर के कारण भाई वो क्या, अच्छा ऐसी बात है तो मैं पी के दिखाता हूँ, तो मीन्स एक दूसरे को भड़का देते हैं। लेकिन हमने वो बात नहीं करनी, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर पढ़ा है रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है बेटा। तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझोगे और एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छे से पढ़ोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को पढ़ोगे, ठीक है बेटा। और प्लीज इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ोगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और यदि आपको कोई भी डिफिकल्टी लगती है देन कॉन्टेक्ट टू मी, ओके।